विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबककर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो। इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके से देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देख रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में जब पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंभे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालात बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी।
तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने के लिए कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रह रहे थे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर दोनों वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, इसीलिए रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी। इसीलिए मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो, जाओ उस दिशा में तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, बदल लो। और मेरा नाम जूलिया है।
फिर मैंने नर्स की बातों में सर हिलाकर उसी बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई नहीं जान सका? वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे अब जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ, इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए।
वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए थे और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अभी भी शानदार तरीके से खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी दोस्त और टीचर खड़े थे। मेरी आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ ही गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ये कहते चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, अभी एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले ये ही बताएगा और जो भी बताएगा सब सच बताएगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको फिर उधर क्या क्या हुआ मेरे साथ वो सब बताया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए थे लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। फिर सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। ये सच्ची कहानी हमें झारखंड से भेजी गई है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है कुछ पर्सनल रीजंस के लिए। सो वीडियो में हमने उन्हें और उनके दोस्तों को खुद से नाम दिया है। मैं झारखंड के धनबाद शहर से हूँ। मैं यहाँ अपने मामा मामी के साथ रहता हूँ। मुझे बचपन से मेरे मामा मामी का घर बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं जब भी हो पाता अपने मामा मामी के घर रहने आ जाता। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे। फिर जब मेरी 10वीं की परीक्षा हुई उसके बाद मैंने धनबाद से ही 12वीं करने की सोची और मामा मामी के घर आ गया। कुछ महीने तो ठीक ही बीते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो पुराने दोस्तों के साथ, पर उस एक दिन मेरे साथ जो हुआ उसको याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है।
दिसंबर का महीना था। हमारे प्री बोर्ड को ख़त्म हुए 2 ही दिन हुए थे। उस दिन शाम को मेरे घर एक लड़का आता है। दरअसल वो 12th में हमारे साथ ही दूसरे सेक्शन में पढ़ता था, पर हमारी कभी बातचीत नहीं हुई थी। वो काफ़ी अकड़ू सा लगता था मुझे, पर वो उस दिन सीधे मेरे घर आएगा ये मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टिंग था। उस शाम हमने काफ़ी बातें करी, साथ में टीवी शोज़ देखे। फिर उसने बोला कि थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा उस दिन सर बहुत भारी हो रहा था। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था घर से एक कदम भी बाहर जाने का। पर जैसा मैंने बताया, हमारी स्कूल में आज तक एक भी दिन हाय हेलो तक नहीं हुई थी। और हमारी एक फितरत होती है ना कि जो हमें अटेंशन नहीं देता हम उन्हें ओवर अटेंशन देने लगते हैं। फिर मैं उसके साथ घूमने के लिए निकल गया। घर से निकल के मैंने बोला, तो कहाँ चलना है? चलो पार्क साइड चलते हैं। उसने कुछ नहीं बोला। मुझे वो काफ़ी ऑड लगा, पर वो पार्क साइड ही बढ़ रहा था, तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक पतली सी कच्ची सड़क की ओर जाने लगा। दरअसल ये रास्ता हमारे घर और पार्क के बीच आता है, और इस रास्ते पे आमतौर पर कोई ऐसे जाता नहीं है। इधर बहुत सालों पहले एक शमशान हुआ करता था। फिर मैंने उससे पूछा, करण, ये तू अब कौन से पार्क में जा रहा है? इस बार उसने जवाब दिया, अरे तू इधर नहीं आता क्या? कितनी शांति मिलती है यहाँ, चल मेरे साथ घूम ले ये सेंटर फ्रेश खा। ऐसा बोल के उसने अपनी जेब से 2 सेंटर फ्रेश निकाले। एक खुद खाए और दूसरा मुझे दे दिया। मैंने सेंटर फ्रेश खाया। फिर कुछ 1-2 मिनट हुआ होगा, चलते चलते पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आने लगा, और मैं करण को बताऊं इससे पहले ही मैं ज़मीन पे गिर गया। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने जो देखा, ऐसा खौफनाक मंजर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने देखा मैं ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ, उसी शमशान के अंदर, और मेरे बगल में 4 लाशें लेटी हुई है। और वही करण जिसके साथ मैं आया था, वो एक बूढ़े आदमी के साथ मिलके मेरे बारे में कुछ बात कर रहा था। मैं सुन तो पा रहा था, पर वो बातें क्या थी मुझे कुछ याद नहीं रहा। फिर उसके बाद मेरी दूसरी बार जब आँख खुली तो मैं सीधा हॉस्पिटल में था। और घर पे आके जब मैंने दोस्तों से उस लड़के के बारे में बात की तो उन्होंने बताया, ऐसा कोई लड़का हमारे कॉलेज में है ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा। आज मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, पर इस इंसिडेंट को आज भी याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। आखिर वो मेरे घर ही क्यों आया, और उस दिन शमशान में वो मेरे साथ क्या करने वाला था, और मैं बचा कैसे? तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमें बिहार से भेजी गई है। कुछ निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम बदल के बताने के लिए बोला है, तो हम उन्हें किसी अलग नाम से कहानी में सुनेंगे। मैं 24 साल का एक लड़का हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। मैंने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की है और कुछ साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स के चलते मेरी जॉब छूटने के बाद मैं गांव में ही रहने आ गया। वैसे आपको बता दूं, मेरा गांव बहुत ही छोटा सा है। यहाँ मुश्किल से 100 घर होंगे, और इतना छोटा होने के कारण गांव के हर लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। मेरे घर के बाहर एक झाड़ी है, उसी के बगल में एक चाय की दुकान है, जहां मैं और मेरे दोस्त हर रोज जाके बैठते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। उस एक दिन भी मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीते पीते
बहुत सारी बातें कर रहा था। बातों बातों में मेरा एक दोस्त मानव अचानक भूत की बात करने लगा। हम सभी की उम्र 20 से ज़्यादा ही थी, तो ऑब्वियस ही बात है हम भूतों से डरेंगे तो नहीं। उल्टा ऐसी बातें जब भी उठती है तो हमारे मुंह से मजाक में कुछ न कुछ इंसल्टिंग निकल ही जाता है। उस दिन मैंने भी यही गलती की। मैंने इन आत्माओं के बारे में बहुत मजाक बनाया और फिर सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाके खाना खा के सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। उस रात काफ़ी समय बीत गया पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर जाके हवा खा लेता हूँ और ऐसा सोचते सोचते मैं अपने बिस्तर से उठा, दरवाजे की कुंडी खोली और अपने रूम से बाहर उसी झाड़ी के पास हवा खाने चला गया। वहाँ मैं खड़ा होके अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी अचानक झाड़ी से सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने इग्नोर किया क्योंकि वहाँ ऐसी आवाज़ें अक्सर आती ही थी और मुझे इन सब की आदत हो पड़ी थी। एज यूजुअल मैंने सोचा सांप वगैरह होते होंगे, लेकिन सेम आवाज़ फिर आई। मैंने इस बार मुड़ के देखा पर वहाँ कुछ नहीं दिखा मुझे इस बार अजीब सा तो लगा, लेकिन मैं फिर अपने कमरे में जाके सो गया। अचानक से मुझे फिर लेटे लेटे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस बार मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि उस दिन मुझे सच में अजीब सा लग रहा था सब कुछ। फिर मैंने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया और उस झाड़ी की ओर देखने लगा। इस बार मैंने जो देखा ना, वो देख के किसी के भी पसीने छूट जाए। इतनी भयानक चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने वहाँ देखा एक औरत खड़ी है जिसका चेहरा तो है पर ना आँख है ना नाक है, पूरा जला हुआ सा चेहरा, और एक एक कदम करके मेरे कमरे की ओर बढ़ रही है। ये देख के मैं पूरा सुन्न पड़ गया, मानो मेरा शरीर जम सा गया हो। लेकिन मैं थोड़ा बहादुर किस्म का था, इसलिए मैंने किसी तरह खुद को संभाला और एक झटके में उठ के जाके अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए जैसे मैं बिस्तर की ओर मुड़ा तो वही औरत इस बार बिस्तर के ऊपर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। ये नज़ारा देख के मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया कि घर और मेरे आसपास के सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। फिर मैंने ये बात सभी को बताई तो गांव वालों ने कहा कि मेरा पाला एक आत्मा से पड़ा था। वो तो खुशकिस्मत था मैं कि बच गया, वरना वो रात मेरी आखिरी रात होती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो पिन्ड कमेंट में दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर हमें अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। और ऐसी ही कहानी और भी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपका शुक्रिया।